जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। जी। दुलारे लाल भार्गव जी का बहुत नाम है हिंदी साहित्य में, चूंकि हाँ हाँ जी। रामविलास शर्मा ने भी निराला की साहित्य साधना में या और उनके तमाम तीन खंड में काफी कुछ जिक्र किया है कि कैसे वो जो है वो सहयोगी होते हैं, कैसे वो गंगा पुस्तकालय का एक अलग जिक्र है। यह जी। भी कि थोड़े से अभिमानी भी थे, थोड़ा गुस्सैल भी थे, हाँ इस हाँ तरह की हाँ। भी। तो दुलारे लाल भार्गव को आज की तारीख में हम याद करें उनके योगदान को देखकर, प्रेमचंद के मामले में, चूंकि प्रेमचंद भी उनके यहाँ उनकी पत्रिका में कहीं ना कहीं एक कर्मी के तौर पर, एक जी संपादक के तौर जी पर गए जी थे। जी जी तो हाँ। उसकी शुरुआत कैसे होती है, थोड़ा भार्गव जी के बारे में परिचय देते हुए बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये भार्गव परिवार पंजाब की तरफ से आया है 1860 के आसपास लखनऊ। और इनके यहाँ जो नवल किशोर हुआ करते थे, जिनके नाम पर बाद में बड़ा प्रेस लखनऊ में चला है, तो वो उस समय विदेश से मतलब छपाई और प्रेस वेस का काम सीख जान करके आए थे। तो एक रकाबगंज मोहल्ला है लखनऊ में, वहां पर उन्होंने सबसे पहले अपना प्रेस लगाया। उसके बाद जब अंग्रेज 1860 वाट के बाद बाकायदे व्यवस्थित हो गए, चार्टर वगैरह आ गया महारानी का, तो उनकी रफ्त जब्त अंग्रेज जो उस समय के हुक्मरान होते थे उनसे हुई। नवल किशोर की उस समय वो बिल्कुल यंग एज के थे, मेरे ख्याल से 24-25-30 साल के रहे होंगे। और उनको फिर हजरतगंज में जगह मिल गई अपने मतलब प्रेस वेस लगाने के लिए भी, और रहने के लिए मुकाम बनाने के लिए। इसी परिवार के दुलारे लाल भार्गव भी रहे हैं। तो इनको हम लोग हिंदी में तो एक प्रकाशक के रूप में जानते हैं, दूसरा दुलारे दोहावली इनके नाम की मशहूर है, जिस पर जो पुरस्कार मिला था उस समय बड़ा सम्मानित पुरस्कार माना जाता था। और लेखक या संपादक के रूप में इनको माधुरी के शुरुआती संपादक के रूप में जानते हैं हम लोग। पर शुरू के कुछ अंकों के बाद जो भी कारण रहा हो, ये माधुरी के संपादक नहीं रहे। तो उसके बाद और लोग संपादक होते गए, वो अलग पक्ष है माधुरी का। लेकिन इन्होंने सुधा पत्रिका निकाली और गंगा पुस्तक माला और गंगा फाइन आर्ट प्रेस, इसकी शुरुआत की इन्होंने लखनऊ में। और उस समय क्योंकि इनके परिवार के नवल किशोर प्रेस के लोग बहुत अच्छी स्थिति में थे छपाई की, क्योंकि आप समझिए कि उसका जो इतिहास मिलता है नवल किशोर प्रेस का, वो दुनिया में हिंदी उर्दू अंग्रेजी की और अरबी फारसी की किताबें अधिकतम मगर शुरू में छप करके दुनिया भर में गई हैं, खास करके पूरे एशिया में, तो वो नवल किशोर प्रेस से ही गई हैं। उस परिवार का होने के नाते, अपना प्रेस लगाने के नाते जाहिर है कि इनका नाम भी आना शुरू हुआ, प्रकाशन किए इन्होंने। और माधुरी पत्रिका जब छोड़नी पड़ी तो सुधा पत्रिका निकाली। प्रेमचंद इनके यहाँ 1922-23 के आसपास आते हैं। इसके पहले वो कानपुर में मारवाड़ी स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे विद्यार्थी जी के पहलकदमी से। और फिर इनके यहाँ साहित्यिक सलाहकार के रूप में आते हैं। तो प्रेमचंद जी क्योंकि नौकरी छोड़ चुके थे, कहीं न कहीं उनको अपना एक आधार चाहिए था मुस्तकिल आमदनी का। तो इनके साथ शुरू में मेरे ख्याल से 3-1 साल रहे हैं। पर जो व्यवहार होता था दुलारे लाल भार्गव जी का, वो बहुधा साहित्यकारों के साथ पहले तो जो भी बहुत होता रहा हो, बाद में अधिकांश साहित्यकारों ने इसके को लेकर के अपनी एक तरह से असहिष्णुता की बात भी की है, इनके मतलब क्रोधी स्वभाव की बात की है, पर वो सब पुरानी बातें हैं। लेकिन एक प्रकाशक के रूप में लंबे समय तक गंगा पुस्तक माला लखनऊ में
मशहूर रही है। और वो इन्होंने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद उनके नाम पर शुरू किया था गंगा पुस्तक माला, गंगा फाइन आर्ट प्रेस। तो ये तो शुरू का है। अब प्रेमचंद कैसे आते हैं इस पर हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं। वो इस तरह से कि प्रेमचंद से जो भी पत्र व्यवहार हुआ हो, तय हुआ हो, प्रेमचंद आए साहित्यिक सलाहकार के रूप में, तो उनका काम ये था कि जो इनके यहाँ से प्रकाशन होते थे उसके बारे में देखना कि भाई क्या छपे और क्या न छपे, जो छप रहा है वो अच्छे ढंग से छपे। इस भूमिका में प्रेमचंद रहे हैं। और मेरे ख्याल से कुछ हिस्सा उन्होंने रंगभूमि का यहाँ लिखा, बाद में जब इनसे अनबन हो गई तो बनारस में जाके लिखा। पर इनको लगा कि भाई प्रेमचंद इस समय बड़ा नाम है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी रंगभूमि बड़ा उपन्यास है जैसा आप बताते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमको पूरा उपन्यास छापने का, क्योंकि वो बड़ा उपन्यास था उस समय, 2 खंडों में छपा था, तो हमसे अगर आप कुछ इसके बारे में अनुबंध कर सकिए तो हम आपको भरपूर कोशिश करेंगे कि आप जो चाहेंगे वो हम आपको आपके मांगे के अनुसार दे सकें। तो उस समय शायद 1800 रुपए में रंगभूमि का पूरा कॉपीराइट लेकर के दुलारे लाल भार्गव ने रंगभूमि को छापा था 2 खंडों में। ये 1925 की बात है, 24-25 की। और जो हम लोग प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं ना, वो उपन्यास छाप रहे हैं, इतनी रॉयल्टी मुफ्त दे के छाप रहे हैं, उतनी रॉयल्टी शायद उस समय हिंदी में किसी को भी एक मुफ्त नहीं मिली थी। तो उसके विज्ञापन में इन्होंने सबसे पहले दुलारे लाल भार्गव ने सुधा निकाल रहे थे तो उसमें उपन्यास सम्राट शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि इसके बारे में रामनिवास त्रिपाठी जी ने एक जगह लिखा है कि भाई जो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है तो उनके उपन्यासों को सम्राट माना जाता है या प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। इसको लेकर प्रेमचंद ने खुद भी मना किया है कि वो ये गलतफहमी है, वो उपन्यास सम्राट। हाँ, प्रेमचंद ने इससे जो है और भी कई जगह पर प्रेमचंद ने इससे अपनी असहमति जाहिर की थी, लेकिन जब उपन्यास छपा है तब प्रेमचंद बनारस में थे। और दूसरी बात ये थी कि उस समय जब यहाँ प्रेमचंद थे और बनारस गए हैं, उससे पहले कलकत्ते से मतवाला छोड़ करके शिवपूजन सहाय लखनऊ आए थे और इनके यहाँ संपादन का काम करने के लिए भार्गव जी ने अपने यहाँ जगह दी थी। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये रंगभूमि प्रेमचंद जी की हम छाप रहे हैं तो इसको आप पूरे अच्छे ढंग से संपादित कर दीजिए। तो वो 2024 की बात है, महीना मुझे पता नहीं है, लेकिन उस समय लखनऊ में एक हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। तो पता चला कि उसमें शिवपूजन सहाय को लगा कि हम तो अगर रुक गए तो फंस जाएंगे, तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, और स्थिति बड़ी भयंकर थी उस समय। तो उनको एक समय सुबह सुबह गुंजाइश हुई, जो सामान था वो लेकर के जा सकते थे वो लेकर चले गए और बाकी सामान होटल में छोड़ दिया। बाद में चिट्ठी पत्री हुई तो चिट्ठी पत्री व्यापक रूप से प्रेमचंद पत्रों में जो मंगल मूर्ति जी ने संपादित किया है उसमें उसका बड़ा हिस्सा शिवपूजन सहाय और दुलारे लाल भार्गव के पत्राचार का है, जिसमें दुलारे लाल भार्गव यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि भाई हमें रंगभूमि छापना है और आप तो उसकी पांडुलिपि लेके चले गए, मैं कैसे छापूंगा। तो शिवपूजन सहाय लिखते हैं कि भाई फला होटल में जहां मैं रहता था आप जानते हैं, मेरा जो भी वहां पर है रखा हुआ है, मेरी सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। तो बाद में वहां से मिलता है, रंगभूमि छपती है, उनकी संपादित और जो काम बाकी था फिर बुलाते हैं शिवपूजन सहाय को, आते हैं, रहते हैं और उनके द्वारा संपादित रंगभूमि 1925 में छपती है। प्रेमचंद जो अपने बारे में कहते हैं वो उपन्यास सम्राट को लेकर के उसको थोड़ा सा हम लोग कोई अगर गलतफहमी बनी हुई है तो उसको हम लोग दूर करते चलें। प्रेमचंद की जुबान से ही जो कहते हैं वो कहते हैं कि
प्रेमचंद जी का जो कहते हैं हाँ कि कर्म भूमि का गुजराती में अनुवाद हुआ। जी अनुवादक थे गुजराती पत्रिका के संपादक श्री मानिकलाल जोशी। जी 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 जी। गुजराती में कर्म भूमि को पढ़कर एक पाठक किशन सिंह ने एक लेख लिखा। लेख हाँ काफी बड़ा और उत्तेजक था। जी आलोचना से कोसों दूर, विद्वेष से भरा पूरा। सूचना हाँ पाकर प्रेमचंद ने भी उस लेख को पढ़ा। किशन हाँ सिंह ने लिखा था कि प्रेमचंद स्वयंभू उपन्यास सम्राट। जी उनकी तुलना गाल्सवर्दी और टोलोस्टाय जैसे महान लेखकों के साथ नहीं की जानी चाहिए, जी। क्योंकि वह उनके प्रसंग में भी कहीं नहीं ठहरते। हाँ 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 प्रेमचंद मानिकलाल जोशी को लिखे पत्र में कहा, प्रेमचंद जी। लिखते हैं, यह पत्र है हाँ जी 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 है पत्र। 1933 का, हाँ 20 दिसंबर 1933 का पत्र है। जी जी उसमें लिखते हैं, मिस्टर किशन सिंह की कदाचित यह धारणा है कि मैंने ही स्वयं उपन्यास सम्राट की उपाधि हथिया ली है। जी जी मुझसे जी। ज्यादा कोई भी इस उपाधि से घृणा न करता होगा, और हाँ मैंने कभी किसी को प्रेरित नहीं किया कि वह मुझको इस नाम से पुकारे, और मैं जी खुद नहीं जानता कैसे यह उपाधि मेरे नाम के साथ जुड़ गई, और जी क्यों जी। इसे बार बार इतना दोहराया जाता है। हाँ तुलनाएं हमेशा बहुत झगड़े की चीजें होती हैं। हाँ हाँ जी मिस्टर किशन सिंह का कहना बिल्कुल सही है कि जो मेरी तुलना गाल्सवर्दी, टॉलस्टॉय और साहित्य के दूसरे महान व्यक्तियों से करते हैं, वे निश्चय हाँ ही मेरे साथ अन्याय करते हैं। अपने जी संबंध में ऐसी मूर्खता की धारणा रखने वाला मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, मगर ऐसी चीजें मैं रोकूं तो कैसे। 20 दिसंबर 1933। जी 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 जी। ये महत्वपूर्ण पत्र है। पर देखिए, आप अगर, पहली बात तो यह है कि उपन्यास सम्राट शब्द का प्रयोग सबसे पहले दुलारेलाल भार्गव ने रंगभूमि को बेचने के लिए जो विज्ञापन छापे सुधा में या जहां छपवाया, सबसे पहले उन्होंने ही प्रयोग किया और प्रेमचंद को एक तरह से उपन्यास सम्राट घोषित कर दिया। उससे प्रेमचंद सहमत असहमत थे, उस समय का कोई संदर्भ मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर आप हंस इस निकालते बात थे। को और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हाँ हाँ वो उसको भी जानना चाहिए कि जी किशन सिंह ने लिखा था कि प्रेमचंद की अधिकांश कहानियां स्तरहीन और सौंदर्य विहीन हैं। जी तो जी प्रेमचंद ने विनम्रता से कहा, जी मिस्टर किशन सिंह की राय बिल्कुल सही हो सकती है कि मेरी ज्यादातर कहानियां बहुत पीटी हाँ पिटाई हैं और जी उनमें कोई सौंदर्य नहीं। इसके जी बारे में क्या कह सकता हूँ। ऐसे भी पाठक हैं जो विक्टर हुगो और टॉलस्टॉय को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं जी जी विनय जी पूर्वक इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने वही किया जो कि अपनी प्रतिभा को देखते हुए अच्छे से अच्छा कर सकता था, जी और जी। इससे बड़ी चीज के लिए मेरा दावा नहीं है। जी नहीं नहीं, देखिए प्रेमचंद बहुत समझदार आदमी थे और इन्होंने जितना ये वाक्य लिखा है ना, जो आपने पढ़ा है, ये पत्र लेखक के ऊपर बड़ा व्यंग किया है और उसमें अपनी पूरी विनम्रता भी उनकी इस पत्र के लिखने में है। प्रेमचंद को कभी ख्वाहिश नहीं थी कोई उनको इस तरह का उपाधि या इस तरह का करे, लेकिन इन्हीं प्रेमचंद के अपने सरस्वती प्रेस से जो ये किताबें छापते थे और विज्ञापन और प्रकाशनों में छपता था हंस प्रकाशन के, उसमें उपन्यास सम्राट का प्रयोग आपको बहुत मिल जाएगा, बशर्ते उस समय की किताबें आपको मिल जाएं या उस समय के विज्ञापन मिल जाएं। तो तो एक भार्गव जी ने इनको क्यों उपन्यास सम्राट कहा, आगे उससे उससे उसकी बात बताएं। नहीं, वो देखिए इसीलिए, देखिए उस समय 1800 रुपए एक मुश्त रॉयल्टी खरीद करके जो दी थी दुलारेलाल भार्गव ने, तो उनका बड़ा पैसा लगा था छपाई में। देखिए 1800 तो उनको रॉयल्टी दी थी, उसके बाद 2 खंड में उपन्यास छपना था, तो आप समझिए कि कितना पैसा उन्होंने रिस्क पर लगाया होगा। तो जाहिर है कि उनको ये था कि भाई प्रेमचंद इस समय बिकने वाले लेखक हैं, छपने वाले लेखक हैं, तो उनके उसको हम कैद करा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उपन्यास सम्राट का प्रयोग किया। लेकिन इस पत्र में ये
वो पत्रिका में काम करते हैं, 23-24 के आसपास माधुरी में जाते हैं जी। और ये पत्र है 20 दिसंबर 1933 का। तो वो इसमें जो कहते हैं कि पता नहीं किसने यह उपाधि मेरे नाम से चस्पा कर दिया। जी ये तो क्या प्रेमचंद को ये पता नहीं था कि भार्गव जी ने उनको जो है वो उपन्यास नहीं सम्राट? नहीं, देखिए देखिए, ऐसा है, सब पता था। और बहुत बार इतिहास में ऐसा होता है, तो होता ही है, हमारे वर्तमान में होता है कि आदमी जिस सब में लिप्त रहता है वो उससे बिल्कुल मछली की तरह छिटक करके और उससे बिल्कुल अपने को अलग बताता है। साहब मैं तो देखिए बिल्कुल इस सबसे अलग हूँ, अब बाकी लोग कहे हुए सुन रहे हैं तो हमसे क्या लेना देना। तो प्रेमचंद प्रशंसा प्रिय नहीं थे ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पर उसके पीछे वो किसी तरह से कोई कॉन्स्पिरेसी करें, लोगों को गोलबंदी करें, ये प्रेमचंद ने जहां तक मेरी जानकारी है ये नहीं किया। लेकिन उन्हीं के सरस्वती प्रेस से बहुत सारे प्रकाशनों में और उसके विज्ञापनों में उपन्यास सम्राट छपा है। अब असल में मैं सुल्तानपुर में हूँ इस समय, वरना मैं खोलता तो मेरे पास लखनऊ में ऐसे विज्ञापन मेरी नजर में है जो सरस्वती प्रेस से किताब या जो भी छपा है उसमें बाकायदे प्रेमचंद की किताबों के लिए उपन्यास सम्राट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए अगर वो कर रहे थे ना तो मुझे उसको इसलिए गलत नहीं मानता हूं कि भाई देखिए एक लेखक जब प्रकाशन खोलता है ना, हमारे बहुत सारे लेखक प्रकाशक हुए हैं और अपवाद छोड़ दीजिए तो ज्यादातर लोगों ने प्रकाशन खोल करके अपना सिर मुड़ाया है। तो अगर उन्होंने अपने यहाँ जाने दिया विज्ञापन में, जाने अनजाने कुछ भी है, तो अब मतलब कहाँ वो उसको लेकर के एक अलग तरह से नाराजगी करते या वो सार्वजनिक रूप से करते। ठीक है भाई, छप रहा है, हो रहा है, कौन उसपे देखता है। बाकी तो मतलब प्रेमचंद को जब लोगों ने कहा कि सब ये तो इनका उपन्यास फला के इसका नकल है, ये है, तो इन्होंने हल्दी के गांठ का पंसारी जैसे शब्द का प्रयोग किया जितने कहा वहा था। पर प्रेमचंद मुझे जहां तक समझ में आता है खुद इस तरह के अपने को प्रचार में लाने के लिए खुद नहीं किया उन्होंने। अगर कुछ हो रहा है उनको पता लगा तो एक विनम्र लेखक के नाते उससे अपनी अस्वीकृति और असहमति जताई है। और ये प्रेमचंद का बड़ापन नहीं, ये उनके स्वभाव में था। दूसरी बात ये है कि कहा सन 25 में छपा हुआ रंगभूमि और कहा सन 32-33 का मामला जो गुजराती में उसका अनुवाद छपा है। तो उसमें अगर किसी ने किया है तो उसमें प्रेमचंद बेचारे सिवाय इसके कि विनम्रता से अपनों इस बात में अपनी स्वीकृति व्यक्त कर देने के, मुझे लगता नहीं कि कुछ और कर सकते थे वो। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं वो एक तरह से उसकी तरफ से निष्क्रिय थे। भाई अगर कोई कुछ उपन्यास सम्राट कह रहा है तो उसका अपना है और हमारे उसका कुछ लेना देना नहीं है। हम स्वयं जानबूझ करके न तो उसमें लिप्त हैं और न मेरी उसमें दिलचस्पी है। ये भावना मुझे लगता है कि प्रेमचंद की हमेशा रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी अब लोग जैसा सोचते हो समझते हो, जिसकी जितनी जानकारी हो वो उसी आधार पर बात करेगा। आज हमारे आपके बीच में प्रेमचंद है और न उनके बारे में हम लोग इस पर कोई बहुत, तो फिर अब भार्गव उसके जी के साथ यहाँ देखिए कब अगर तक मैं प्रेमचंद रहते हैं? हाँ और उसके बाद प्रेमचंद और भार्गव जी के बीच में कैसे रिश्ते संबंध थे और कैसे पत्रिका में आए, कैसे वहां काम किया और फिर क्या हुआ आगे, क्या बात हाँ, हुई? वो देखिए तो अगर हम ये अमृत राय ने जो 2 खंडों में चिट्ठी पत्री छापी है तो उसमें इस बारे में पत्र हैं जो दुलारे लाल भार्गव से प्रेमचंद का या प्रेमचंद का दुलारे लाल भार्गव से पत्र व्यवहार हुआ है। उसमें तो बहुत स्पष्ट है कि दुलारे लाल जो है वो अपनी तरह से ही किसी को भी अपने यहाँ रखना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर रखना चाहते हैं। तो प्रेमचंद क्या कोई भी उनके यहाँ उनकी शर्तों पर क्यों जाएगा रहेगा या किसी भी प्रकाशक के यहाँ। और जहां तक देखिए थोड़ा हो सकता है मैं पहले बात कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं 68-69 से लखनऊ आने जाने लगा हूँ और मेरी दुलारे लाल भार्गव जी से कैसे मुलाकात हुई मैं इसको थोड़ा चाहता हूँ चर्चा कर दूं। एक वहां जगपत सिंह हुआ करते थे जो दुलारे लाल भार्गव से मिलते जुलते
आते जाते थे, रहने वाले जौनपुर के थे। उनके एक मित्र राजमणि त्रिगुणाईत रहे, उनके सहपाठी थे। तो पहले बदलापुर जौनपुर में है सिंगरा मऊ, वहां इन दोनों लोग पढ़े थे। बाद में ये कानपुर चले गए जगपत सिंह पढ़ने। उसके बाद नौकरी किसी और सबके वजह से लखनऊ आए। तो उनकी वहां दुरायलाल भार्गव से बात मुलाकात हुई। जगपत सिंह से मेरी मुलाकात यहीं सुल्तानपुर में हुई, राजमणि त्रिगुणाईत के यहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने एक बात मुझसे की, मैंने कहा भाई आप लखनऊ में रहते हैं, मैं आता जाता हूँ, तो थोड़ा पता होता दे दीजिए। तो उन्होंने बड़े अहंकार के साथ कहा कि मैं तो राजमणि त्रिगुणाईत का सहपाठी हूँ, आपको तो मैं जानता नहीं, मैं आपको क्यों दे दूं अपना अता पता। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाद में क्या हुआ कि हम लोग कात्यायनी का प्रकाशन जो लखनऊ से होता था, मैं उससे जुड़ा हुआ था, तो उसमें जाकर के रचनाएं दे आते थे, छप जाती थी, वो मैत्री भाव से छपती थी। मैं जब लखनऊ गया एक आध बार, कात्यायनी कार्यालय में मिला, उसके संपादक अश्विनी कुमार द्विवेदी थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए जगपत सिंह गए थे और इस तरह से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको अता पता क्यों दे दूं। तो बोले अच्छा आप भी आएंगे रचना लेकर के, तो मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने जब अगली बार जगपत सिंह गए तो उन्होंने कहा भाई आपको तो मैं मित्र भाव से छापता हूँ, और आपने बंधु कुशावर्ती को आपने इस तरह से कहा, तो आपको शोभा देता है क्या? हम आपकी रचना के वेटेज पर छापें कि आपसे मित्रता के वेटेज पर छापें? तो खैर उससे बड़ा उनको धक्का लगा जगपत सिंह को। तो उन्हीं के साथ में दुलारीलाल भार्गव के यहाँ गया, और जो मेरी कुछ उस समय हैसियत रही होगी मैं नहीं कह सकता, पर जिस कॉलेज में यहाँ इंटरमीडिएट में पढ़ा था 1 साल में, उसके मैनेजर हमारे मोहल्ले में रहते थे। सुल्तानपुर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल था महात्मा गांधी इंटर कॉलेज। तो मैंने उनके मैनेजर से कहा, जो मुझे बड़े भाई जैसे थे मेरे लिए, कि भाई एक जगपत सिंह हैं और इस तरीके से हैं, अगर आप अपने विद्यालय में किसी तरह से उनको शामिल कर सकते हो तो इस पर विचार करिए। तो उनका भाई एक बार उनको बुला लीजिए। खैर वो आए। तो एक तो जगपत सिंह के साथ बहुत से लोगों के साथ थोड़ा अति होती है, वो अपने को जयशंकर प्रसाद की तरह पूछ करते थे, उनके आंसू के छंद जैसी रचनाएं करते थे और उसी तरह से सुनाते थे। तो ये सब तो था, खैर चल गया। लेकिन मेरा जो कुछ भी हस्तक्षेप था उससे जब यहाँ उनकी नियुक्ति हो गई इंटर कॉलेज में, तो जब मैं लखनऊ गया तो मैं उनके साथ गया दुलारीलाल भार्गव जी के यहाँ। तो दुलारीलाल भार्गव जी ने कहा कि भाई आपने जगपत सिंह को हमारे यहाँ से किडनैप कर लिया। इसलिए कि मेरी उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, जगह खाली थी, कर सकते थे, उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने जब ये कहा तो मैंने कहा देखिए पंडित जी ऐसा है कि मैं तो ऐसी कोई हैसियत नहीं है, इनको जरूरत है, इनको बेहतर जगह मिल जा रही है, तो इसमें मैं कहाँ से किडनैपर हो गया आपके लिए। तो ये बात मतलब उन्होंने हास्य व्यंग में कही थी या जिस भावना से कही थी, लेकिन मैं 50 मुलाकातें मेरी दुलारीलाल भार्गव से हैं, क्योंकि 74 के बाद कम से कम मेरे ख्याल से 80-85 के बीच कभी उनका देहांत हुआ है। नहीं, कंचना उनका एक वहां देहांत जगह जो है थी 76 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। 76 में। जी। अच्छा तो बहरहाल मेरी उनसे मुलाकात कंचना में होती थी अक्सर, या अमीनाबाद में आते जाते होती थी अक्सर। तो वो उनसे अगर आप कोई बात करिए, उनको कोई बात अगर प्रिय नहीं लग रही है, असहमत हैं, तो असहमति को वो बहुत चिड़चिड़ेपन के साथ इतने भयंकर ढंग से नाराज होकर के बोलते से जवाब 6 देते थे। सितंबर 6 हाँ सितंबर 1975 को अचानक दिल के दौरे से दुलारीलाल का निधन हुआ। उस समय वो ब्रज भाषा रामायण की रचना में लगे हुए थे। अच्छा अच्छा। नहीं तो ये चूंकि मैं लखनऊ से निकल आया हूँ, मैं वहां रहता तो उनके परिवार से मिल करके मैं बहुत यानी चीजों आपकी को। मुलाकात हुई थी, उनकी पहली मुलाकात पहली 70 के मुलाकात दशक मेरी में। उनकी पहली मुलाकात मेरी उनकी जो है वो 70-71 के आसपास हुई है, जब जगपत सिंह को यहाँ सुल्तानपुर के इंटर कॉलेज में मतलब हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई है। तो 69-70 से लेकर के 71 से लेकर के, और मैं 74 में लखनऊ पहुंच गया हूँ नियमित रूप से रहने के लिए। तो वो कंचना में आते थे, वो कंचना साहित्यिकों का अड्डा था, उससे थोड़ा फासले पर उनका मतलब आधा फर्लांग पर घर था।
गंगा पुस्तक माला उन्हीं के अपने मकान में था लाटूस रोड पर, जिसको गौतम बुद्ध मार्ग अब नाम पड़ गया, इसलिए कि उस सड़क पर गौतम बुद्ध मंदिर है प्रसिद्ध। तो मुलाकात मेरी जो भी उनसे रही है वो इसी तरह की कंचना में रही है, अमीनाबाद में आते जाते रही है। और तब चूंकि काफी वृद्ध हो गए थे, छड़ी लेके चलते थे, कोई बात करने को रोक लेता था, अगर उनका मन नहीं है तो उसमें भी वो नाराज हो जाते थे। तो दूसरे ये है कि उनका एक, जिसको कह सकते हैं कि बड़ा साम्राज्य अपना जो कुछ खड़ा किया था, वो पारिवारिक विघटन भी उसमें था, वो बिल्कुल बिखर गया था। तो इसकी भी उन्हें बहुत तकलीफ थी। तो मुझे लगता है कि इस नाते भी बहुत चिड़चिड़े हो गए हों। लेकिन ये है कि मतलब जैसे कई बार मेरी बातचीत हुई, मैंने उनकी सारा नाराजगी के साथ सुन लिया कि साहब मेरे यहाँ तो मैथिली शरण गुप्त रहे हैं, मेरे यहाँ तो माता दीन क्या नाम शुक्ल रहे हैं, इनके जो शुक्ल थे आपके मध्य प्रदेश में जाकर के प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत अच्छे कवि। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने तो अपने यहाँ लोगों को रखा है। रामनरेश त्रिपाठी तक का नाम लेते थे, जो कि कभी उनके यहाँ प्रकाशन में किसी ढंग से कभी काम नहीं किया। तो उनको एक ये कि मैं पैसे वाला था, मैं साहित्यकारों को अपने यहाँ रख सकता था, और इस बात को लोगों को जानना चाहिए, मेरा एहसान मानना चाहिए। ये एक उनके अंदर भावना थी। जो उनकी इस भावना को धैर्य के साथ नहीं सुन पाता था, वो समझिए कि वो भाजन बनता था दुलारेलाल भार्गव का। और बुढ़ापे में देखिए वैसे भी आदमी, मतलब जो कुछ भी स्थितियां होती हैं उसके आसपास, या बुढ़ापा है, वो अपने आप आदमी को चिड़चिड़ा बना देता है। लेकिन उन्होंने गंगा पुस्तक माला से बहुत प्रकाशन किया, बहुत लेखकों को छापा, और उनके यहाँ लेखक जो है कितने रहे भी, संपादक के तौर पर या और दूसरे तौर पर। तो इस नाते एक प्रकाशक के तौर पर हमको मानना चाहिए कि लखनऊ में गंगा पुस्तक माला के माध्यम से हिंदी की बड़ी सेवा की है, अपने उस नवल किशोर प्रेस के मुकाबले। क्योंकि वो तो बहुत बड़ी हैसियत थी नवल किशोर प्रेस की, वो तो बाद में मतलब ब्रिटिश सरकार ने उनको राजा की उपाधि दे दी थी। और आज भी उनका आप देखिए तो लगभग 1/4 हजरतगंज तो नवल किशोर प्रेस का ही है। तो इस नाते उसके मुकाबले उन्होंने उस समय हिंदी के प्रकाशन में जो छापा, जो लेखकों को अपने यहाँ जिस तरह से उन्होंने रखा, चाहे प्रेमचंद रहे हों और लोग भी रहे हों, स्वभाव की बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि जो योगदान उस रूप में दुलारेलाल भार्गव ने, रामविलास शर्मा से भी उनकी मुलाकात होती है और कहीं उनसे भी कहीं ना कहीं टकराते हैं वो। नहीं, वो तो देखिए रामविलास जी तो क्योंकि उस समय नौजवान थे, 40 में वहां से गए हैं। जब डॉक्टर सिद्धांत ने उनको आगरा राजपूत कॉलेज आगरा में अपनी स्वेच्छा से भेजा, वरना तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर हो गए थे अंग्रेजी के। लेकिन वो एक तो मतलब बहुत स्पष्ट बोलने वाले थे रामविलास शर्मा, बहुत अध्ययनशील थे, तो वो किसी से दबते नहीं थे बातचीत करने में। तो इस नाते मतलब दुलारेलाल प्रकाशक थे, बुजुर्ग थे, सारा कुछ था। निराला जी के जो संबंध थे, उनके यहाँ रहना और सुधा का संपादन करना, सारा कुछ था। लेकिन रामविलास जी तो मतलब ये बात तो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे जो नहीं बर्दाश्त करने लायक है। तो इसलिए तो उनकी तीखी बातचीत, गर्म बातचीत तो निश्चित रूप से हुई है। और लिखा भी अगर उन्होंने कहीं पर है, अगर इस भावना के साथ लिखा है जिसमें लगता है कि निराला जी के नाते या अपने नाते उनको दुलारेलाल भार्गव से नाराजगी है, तो अगर कहीं वो ध्वनि उसमें आ रही है तो उसकी वजह यही है कि दुलारेलाल का कुछ स्वभाव ऐसा था जो बहुत सारे लोगों को आहत करता था। पर वो अलग जगह है। मुझे ये लगता जो है कि कहा जो जाता है कि प्रेमचंद के साथ भी उनकी बनी नहीं और कहीं ना कहीं संपादन में जिस तरह से दखल देते थे, जी वो क्या मामला था? वो देखिए असल में ऐसा है ना, जैसे उन्होंने किसी किताब छापने को ले ली और उसको चाहते हैं कि भाई उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रेमचंद तो संपादन के नाम पर भाषा के मामले में बहुत कमजोर आदमी थे। उनके नाम के नाते दुलारेलाल भार्गव ने रखा था उनको, वो बहुत अच्छे संपादक इसलिए नहीं रखा था। लेकिन वो था कि भाई हमने आपको संपादक के तौर पर रखा है, सलाहकार के तौर पर रखा है, तो जो आप मेरे यहाँ चीजें छपने को आती हैं देखिए, उसके बारे में सलाह दीजिए, पर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो अगर कोई चीज प्रेमचंद को नहीं उचित लगी
उसके बारे में साफ कहा या जैसे भी कहा। और अगर वो नहीं समझ में आई दुलाराल भार्गव को तो बातचीत होनी थी, बातचीत में गर्मा गर्मी भी होती थी, इसलिए कि सचमुच दुलाराल भार्गव जो है किसी और की बात को सहज रूप से लेकर के और बातचीत कर ही नहीं पाते थे। दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद जिस जो कुछ तय हुआ था आए थे, उन शर्तों में भी अड़ंगा डालना शुरू किया दुलाराल भार्गव ने। ये तो मतलब मेरी एक बार अमित राय जी से बात हुई तो हमने कहा भाई आप तो मतलब दुलाराल भार्गव के पास एक बार अमित राय इसलिए गए थे कि कॉपीराइट था दुलाराल भार्गव के पास, अपने हक का प्रकाशन अमृत राय को करना था हंस प्रकाशन से। तो वो जब तक कॉपीराइट जिसके पास है वो न ले वैधानिक रूप से, तब उसमें उनको बहुत परेशान किया दुलाराल भार्गव ने, बहुत कहा सुना, उसमें प्रेमचंद को लेके भी कहा सुना। अब उस सब की चर्चा हम लोग यहाँ क्या करें, लेकिन ये है कि इस बात का तो उनको बड़ा वो था कि भाई मैंने साहित्य के लिए किया है, साहित्यकारों के लिए किया है, और अगर मैं जो कुछ कहता वहता हूँ नाराजगी में गुस्से में कैसे भी, तो लोगों को उसको सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आपकी भावना हो सकती है लेकिन हर कोई स्वीकार्य हो हर किसी को तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो प्रेमचंद के साथ भी असहमतियां रही हैं, उन असहमतियों के वजह से फिर वो छोड़ करके चले गए रंगभूमि छपने से पहले। और उसके बाद तो फिर वो आते हैं माधुरी में, नवल किशोर प्रेस में, नवल किशोर बुक डिपो में आते हैं और लगभग मेरे ख्याल से 30-31 के आसपास तक रहते हैं। वहां भी उनके साथ जो है जातियां होती हैं। तो जातियां तो देखिए प्रकाशकों के यहाँ बहुत सारे लेखकों ने सही हैं, और मजबूरी में किसी को भी रहना है तो रहता है, नहीं तो छोड़ के चला जाता है। तो प्रेमचंद भी नवल किशोर प्रेस छोड़ के चले गए एक समय में, इसलिए भी चले गए कि उनका प्रेस चल रहा था, हंस निकल रहा था, तो उसको स्वयं देखना चाहते थे वो। तो अगर बात बनी होती और उनको कोई दिक्कत न होती तो वो न तो गंगा पुस्तक माला से जाते और न नवल किशोर प्रेस से जाते, न माधुरी से जाते। इसलिए वो असल में क्योंकि मैं सुल्तानपुर में हूँ, बहुत सारी चीजें तो मेरे एक पास तरह में से हैं। इससे साफ पता चलता है कहीं न कहीं बिगड़ैल थोड़ा सामंती विचारधारा के भी भार्गव जी थे, जी क्योंकि वो नवल किशोर के वंशज थे। जी तो वो तो सामंती विचारधारा कहीं न कहीं से तो आएगी ही। नहीं, उनको एक देखिए एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो उनके अंदर था कि उनके परिवार का एक शख्स जो है उसको सरकार राजा बना देती है, अच्छी खासी जमीन हजरतगंज जैसी जगह में देती है। लेकिन उसका दोनों में फर्क यह है कि नवल किशोर जी जहां उर्दू साहित्य और भाषा को लेकर समर्पित थे, जी दुलालेलाल भार्गव जो है वो हिंदी को लेकर समर्पित थे। ये दोनों में नहीं, अंतर देखिए है। ऐसा है ना, हिंदी तक थे, लेकिन आप अपनी तुलना अगर नवल किशोर और नवल किशोर प्रेस से करने लगेंगे तो आपकी हीन भावना जो है वो अगर उभरती है तो उसमें आप मतलब दूसरों को क्यों उसमें मतलब सुनाते हैं बगैर कहे हुए। तो ये तो है ही है कि नवल किशोर प्रेस का बढ़ना, माधुरी का इतना विख्यात होना, उसके साथ बहुत सारे लोगों का संपादक के रूप में जुड़ना। देखिए रूप नारायण पांडे सुधा में भी संपादक रहे हैं, माधुरी में भी रहे हैं। तो इस नाते अच्छा वो होता क्या था कि ज्यादा दिन तक उनके अपने स्वभाव के नाते दुलारेलाल के बहुत लोग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे, तो ये उनकी अपनी कमी है। और दूसरे ये कि वो नवल किशोर तो हो ही नहीं सकते थे स्वभाव के नाते भी। और मैं तो जानता हूं, जितना मैंने सुना है, नवल किशोर प्रेस की स्थिति ये थी कि वहां मतलब उर्दू की जो चीजें छपती थी, कुरान छपती थी, तो आप समझिए उनके यहाँ ये था कि एक बार अगर आप आ गए, अगर आप पेशाब करने गए, पैखाने गए, तो आप जा करके बाकायदे पूरी तरीके से शुद्ध हो करके आएंगे तभी अपने काम पे बैठेंगे, वरना अगर आप ऐसे नहीं तो आपको पता चल गया तो आपको बैठने को नहीं मिलेगा। तो उसके साथ पूरी ईमानदारी, पूरी शुद्धता, कुरान है, एक धर्म ग्रंथ है एक मजहब का, तो इतना ध्यान नवल किशोर प्रेस में। रामायण उनके हाथ से छपती थी, उसके साथ भी यही होता था। या सामान्य किताब भी है
तो ऐसे नहीं है कि मतलब बाइंडर है तो आप थूक लगा करके पन्ना पलट लीजिए, कतई संभव नहीं था वहां पर। तो जहां पर इतना सारा ध्यान रखा गया है, इसी नाते तो मतलब एशिया के बड़े हिस्से तक, दुनिया के बड़े हिस्से तक नवल किशोर प्रेस की चीजें हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी की गई हैं, अंग्रेजी की भी। तो अगर इस आप नहीं कर पा रहे हैं दुलारीलाल भार्गव, तो इसमें न तो नवल किशोर प्रेस का दोष है, न नवल किशोर का दोष है। आप उस तरह उतना नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना आपने किया उसको लोग मानते भी हैं, पर वो लगता है कि आप नाकाफी है आपके लिए, आपको उससे ज्यादा। और जहां तक देखिए दुलारे दोहावली की बात है, दुलारे दोहावली के बहुत सारे दोहे, अब हम लोग निराला को लेकर के बात कर सकते हैं, निराला जी के लिखे हुए हैं नहीं, खैर उन पर ये। हम अलग से बात करेंगे आज, जो हाँ क्योंकि भार्गव जी और प्रेमचंद को लेकर ही बात हाँ, तो करेंगे। बस यही है। और क्योंकि देखिए सुपूजन सहाय वहां रहे हैं, तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और बीच में एक दिन शिवपूजन मुझे सहाय लखनऊ जी जा कितने दिनों तक रहे थे वहां माधुरी में? जी, शिवपूजन सहाय जी शिवपूजन कितने सहाय दिनों तो तक? बहुत थोड़े समय वो असल में देखिए गए, तो वो भी इनके व्यवहार से मतलब वो तो बहुत सीधे गऊ आदमी लेकिन थे। शिवपूजन सहाय जी मतवाला में भी कम समय रहते हैं, निराला जी अधिक समय वहां रहते हैं, प्रेमचंद यहाँ है तो शिवपूजन सहाय माधुरी में भी कम दिन रहते हैं। आखिर क्या इसकी क्या वजह है? आपने कभी इस पर विचार किया? देखिए इसके बारे में तो बहुत अच्छा बता पाएंगे मंगल मूर्ति जी, लेकिन मैं जानता हूं कि मतवाला मंडल जो है ना, एक समय के बाद बिखरना शुरू हो गया। उसकी वजह नवजादिक लाल रहे हैं, और पूरा मतवाला मंडल नवजादिक लाल का खड़ा किया हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि नवजादिक लाल की भूमिका को उन्हीं की वजह से भले विखंडन हुआ, लेकिन उनकी वजह से मतवाला मंडल हुआ। और उन पर आज एक मोनोग्राफ भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, 50 पेज की पुस्तिका भी नहीं मिलेगी नवजादिक लाल पर, जबकि कर्मेंदु शिशिर उनके नाती हैं, बहुत लिखा पढ़ा है। तो नहीं, वो इनकार करते हैं, वो इनकार करते हैं इस तरह की बातचीत से वो। नहीं नहीं, वो इनकार कर दें वो अलग चीज है, कहीं लेकिन ऐसा देखने में मिला है कि वो कहते हैं कि दूर दूर तक इस तरह की कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता नाता जोड़ते हैं वो। अब देखिए वो तो इस बारे में, क्योंकि देखिए नवजादिक लाल जी की बेटियां थी, ये आप मंगल मूर्ति से बात करेंगे तो और विस्तार से बताएंगे। उनका देहांत हो गया, बेटियां अनब्याही थी। दो बेटियां जो है शिवपूजन सहाय के परिवार में आती हैं, कायस्थ थे वो, कायस्थ थे ये, इसलिए कि वो नहीं है तो इन बेटियों को लेकर के परिवार परेशान ना हो। उनमें से एक के बेटे हैं कर्मेंदु शिशिर, तो ये कैसे कर सकते हैं कि नहीं कुछ मैं नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बारे में जहां तक प्रामाणिक बात है, वो तो मंगल भार्गव जी जी की जो रचना है, रचना को लेकर भी उनकी कोई ऐसी रचना नहीं है कि उस पर चर्चा हो, और उनको उस रूप में भी वो एक प्रकाशक के तौर पर ही, या उनके यहाँ चूंकि प्रेमचंद, निराला, रूपनारायण पांडे जिनका आपने जिक्र भी जी किया, जी जी ग्रामोफोन, जी 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 बस इतनी ही चर्चा होती है उनकी रचना को लेकर। हालांकि भवभूति वगैरह पर भी उन्होंने कोई एक किताब लिखी है भवभूति को लेकर के। नहीं देखिए ऐसा है ना कि वो केवल दुलारे दोहावली के नाते हिंदी में जाने जाते हैं ब्रज भाषा की, और उसको देव पुरस्कार न मिला होता तो वो भी नहीं होती। और उसमें बहुत दोहे तो निराला जी के लिखे हुए, ये जानने वाले जानते हैं। हालांकि हम लोग इसलिए नहीं कह सकते साधिकार कि आज उनमें से कोई जीवित नहीं है, ठीक है, लेकिन दुलारे दोहावली के अलावा उनके नाम पर, भाई देखिए मैंने बताया ना आपको कि शुक्ल जी के यहाँ एक लाइन में केवल देव पुरस्कार के नाते दुलारे दोहावली की चर्चा है, बहुत अंत में। और अभी में जो अपने मतलब सहपाठी है मेरे, जयंत कुमार त्रिपाठी, रामनरेंद्र त्रिपाठी के छोटे बेटे, तो उसमें मैं बड़े उम्मीद से गया था कि जो आधुनिक कवि हैं उसमें दुलारेलाल भार्गव पर मिल जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि उसमें उन पर एक पंक्ति भी नहीं है। केवल उनके 5 या 6 दोहे जो है सबसे अंत में पेज नंबर 808 पर लगभग 6 दोहे दिए हुए हैं, जो त्रिपाठी जी को चाहे कहीं से मिल गए होंगे या उन्होंने भेज दिए होंगे। तो आप बताइए कि आधुनिक कवि, प्राचीन कवि रामनरेंद्र त्रिपाठी का अपने समय में साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, उसमें आपको एक लाइन नहीं मिली है
आपकी केवल दोहे कुछ उद्धृत किए गए हैं। और शुक्ल जी जो है इतने सारे लोगों पर लिखते हैं, आप पर एक लाइन से ज्यादा उनको लिखने की जरूरत नहीं महसूस होती है। तो रत्नाकार के रूप में तो वैसे ही खारिज हो जाते हैं दुलाराल भार्गव, पर एक प्रकाशक के रूप में उन्होंने जो किया, जो छापा जैसा भी रहा, और खास करके रंगभूमि के नाते तो उनको बाद में बहुत प्रतिष्ठा मिली है, रंगभूमि जाने छापने के नाते, बेचने के नाते। तो उस नाते मतलब उनको जितना स्वीकार कर लेना चाहिए था वो नहीं स्वीकार कर पाते थे, उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा करते थे लोगों से प्रशंसा और चर्चा की। तो आपको जबरदस्ती कोई कैसे इतना कर देगा जब आपकी रचना भी नहीं है, और सिवाय प्रेस के और प्रकाशन के आपकी और कोई तीसरी भूमिका नहीं है। क्या यह भी एक सवाल उठता है कि क्या भार्गव जी इसलिए भी उनसे नाराज रहते थे कि वो बहुत कम लिख पाते थे, और प्रेमचंद अपने बारे में लिखते भी हैं एक जगह, जी जी जी। वो निगम जी को पत्र लिखते हुए लिखते हैं हाँ 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 हाँ। कि प्रेमचंद कहानी और उपन्यास साथ साथ लिखते थे। इस हाँ सृजन प्रक्रिया में उन्होंने गहन मानसिक श्रम करना पड़ता था जी उन्हें, और जी विकट सृजनात्मक समस्याओं का जी भी सामना करना पड़ता था। जी 28 नवंबर 1919 को उन्होंने निगम साहब को इन समस्याओं के बारे में लिखा। हाँ दिमाग एक साथ दो मुख्तलिफ प्लॉट नहीं संभाल सकता। जी तजर्बा कर चुका हूं कि एक ही काम एक वक्त में हो सकता है। यह हाँ 1919 का पत्र है। या तो नावल लिखूं या कहानियां। जी नावल के लिए एक ही प्लॉट काफी है और उसका लिखना मुश्किल नहीं जितना हाँ हर माह में 2-3 कहानियां का। क्या जी यह जी भी एक जी। कारण रहा होगा? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल रहा है। दूसरे ब्रज भाषा के अलावा मुझे नहीं लगता, मैंने उनको दो चार जगह सुना भी है दुलाराल भार्गव को, कि कभी दोस्तियों में कभी कभी बुलाए जाते थे, चले जाते थे, और जब पहुंच जाते थे तो लोग घबराते थे कि मतलब इनका कौन सा रूप यहाँ प्रकट न हो जाएगा। तो एक आध बार हम, लेकिन उनकी ब्रज भाषा के अलावा दोहा या छंद मैंने उनसे कभी इसके अलावा कुछ सुना नहीं। दूसरी बात यह है कि गद्य में तो उनका कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकते थे वो। उसके बावजूद आप देखिए रंगभूमि जो गोयनका जी ने छापा है उसका कवर, उसमें वो संपादक के रूप में मौजूद है, जबकि संपादन का सारा काम शिवभूषण सहाय ने किया है। और प्रकाशक के नाते ही नहीं, संपादक के रूप में उन्होंने अपनी दुलाराल भार्गव में भूमिका लिखी है। तो आप बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो है वो उसकी रचना के स्तर पर कितना और सक्षम होगा, जो संपादक न होते हुए अपने को संपादक के तौर पर स्थापित कर देता है रंगभूमि में। तो मुझे तो ये बात जब मैंने देखा तो मुझे तो बहुत अखरी कि आपने शिवभूषण सहाय को दरकिनार कर दिया, और इसलिए भी दरकिनार कर दिया कि वो सीधे आदमी थे, लड़ झगड़ नहीं सकते थे, जिंदगी भर उन्होंने अपनी सीधाई का मतलब ही खामियाजा भुगता। तो आप संपादक वहां बन बैठे रंगभूमि के। लेकिन वो अगर न खुलता ये बात कि शिवपूजनी संपादक थे, जब प्रेमचंद ने शिवपूजन सहाय को 1925 में एक पत्र के साथ में रंगभूमि की प्रति भेजी कि आपने इसके साथ कितनी मगजमारी की है, ये शब्द है वहां पर। उस पत्र में तो संपादक बता देते हैं उनको, पर दुलाराल भार्गव जो है वो उसके बजाय खुद संपादक बन जाते हैं रंगभूमि के। तो उनकी रचनात्मकता को लेकर के, बहुत सारी ईमानदारी को लेकर के हम समझते हैं कि आज की तारीख में कोई बात करने वाला मुश्किल से मिलेगा, पर अगर कोई मिल भी जाएगा तो वो उनके हक में बहुत अधिकार पूर्वक बोले, हमें नहीं लगता कोई बोल पाएगा, इसलिए कि वस्तु स्थिति ऐसी थी ही नहीं। ये मेरा कहना है। तो आपसे जो मुलाकात होती थी उसमें बात किस तरह की होती थी? क्या आप कोई अरे साहित्य? वो देखिए, अगर कोई आदमी उनसे 5 मिनट उनके पास बैठा तो उस हर आदमी चाहता था कि भाई इनसे थोड़ा बातचीत कर लें, लेकिन एक तो बातचीत शुरू होने पर अपने मुद्दे पे आ जाते थे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने इनको रखा है, मैंने तो उनको कहीं रखा है। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का भी मामला उनके अंदर था क्या? बिल्कुल बिल्कुल था, बिल्कुल था। देखिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नवल किशोर प्रेस के नाते था। सुपीरियरिटी इसलिए था
कि जो कुछ उन्होंने किया था हिंदी साहित्य के लिए प्रकाशक के तौर पर, साहित्यकारों को अपने यहाँ दे करके, उसका उनको मतलब लगता था कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है और लोग हमारी गाथा नहीं गाते फिरते हैं। ये उनके अंदर एक मतलब ग्रंथि थी। और कोई बात जब उनकी नहीं सुनता था तो वो तो मतलब ऐसा उखड़ जाते थे कि मतलब आदमी को लगता था भैया इनके पास से हट जाओ, नहीं छड़ी बड़ी लिए हैं, ये मारो हाथ देंगे। हाथ तो उठा नहीं सकते थे उस उम्र में, लेकिन वो छड़ी उड़ी चला देते थे, तो उनसे आदमी बात ही नहीं करता था। जो मेरी बातचीत हुई है उनसे, तो मैं जानता था स्वभाव उनकी। और उनके घर पर भी मैं गया हूँ। उनके एक भतीजे ने राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर खोला था, वहां से कुछ किताबें हमारे मिलने जुलने वालों की छपी हैं। तो वहां एक दो बार भी मैं उनके मतलब अपने जो गौतम बुद्ध मार्ग पर घर था दुलारे लाल जी का, उनके छोटे भाई मोतीलाल भार्गव थे, उनसे भी मिलना जुलना रहा है। वो वकील थे और बाल विनोद एक पत्रिका निकली थी उसके संपादक थे एक जमाने में, 40-40 के आसपास। तो मोतीलाल नेहरू, हाँ, मोतीलाल भार्गव के साथ भी यही थी बात कि उनको भी थोड़ा ये था कि भाई देखिए हमारा गंगा पुस्तक माला हमने ये छापा, हमने वो किया। तो अब भैया आपने किया है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो हर आदमी आपका गुणगान ही गाता फिरे, तो ऐसा अगर आपने एक ग्रंथि पाल ली है तो अब उसके लिए तो हर आदमी आपको नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो जो उसको आपकी बात को नहीं सुनेगा उसको आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तो ग्रंथि तो थी उनके, इन्फीरियरिटी थी नवल किशोर प्रेस के नाते, और सुपीरियरिटी थी कि जो उन्होंने एक प्रकाशक के तौर पर, मेरे ख्याल से मैं बहुत तो नहीं लेकिन उस समय भी 4 प्रकाशक तो लखनऊ में थे ही। उतने हिंदी में उतने बड़े ना रहे होंगे लेकिन लोग थे, छाप रहे थे। तो उनके मुकाबले वो चूंकि बड़े क्या थे तो ऐसा भी आपको लगता है कि संपादक पत्रिका के तो खुद भार्गव जी थे और श्री रूप नारायण पांडे थे? जी, क्या प्रेमचंद को संपादक बनाया गया था बाद नहीं के नहीं वर्षों में? संपादक नहीं, वो देखिए जब प्रेमचंद गए हैं तब तक सुधा नहीं निकली थी। मैं सुधा की और नहीं, माधुरी की बात कह रहा हूँ। नहीं, देखिए माधुरी के संपादक तो शुरू में दुलालाल भार्गव रहे हैं पारिवारिकता के नाते, जहां तक मुझे लगता है। मैंने 1924-25 में दुलारे लाल भार्गव और श्री रूप नारायण पांडे दोनों संयुक्त रूप से संपादक थे। हाँ, पर उसके बाद इनको हटा दिया गया, फिर इन्होंने सुधा निकाली, और सुधा का भी संपादन सुनीलाला जी करते थे। ये क्या करते थे उसमें, तो ये था, संपादक में प्रेमचंद का नाम कभी गया था कि नहीं? नहीं नहीं कभी नहीं गया। तो वहां इसलिए कि सहयोगी देखिए गंगा संपादक के तौर पुस्तक, पर ही प्रेमचंद रहे, यानी। प्रेमचंद साहित्यिक सलाहकार के रूप में रहे हैं, उसी रूप में पत्राचार में उल्लेख भी है। जो प्रेमचंद के पत्रों में या दुलाराल भार्गव के पत्रों में मिलता है उसमें साहित्यिक सलाहकार का ही उल्लेख मिलता है, संपादक के रूप में नहीं गए हैं। और वो दुलाराल भार्गव ने इसलिए रखा ना कि जैसे मैंने बताया कि वो किसी साहित्यकार को अपने यहाँ रखने में समझते थे कि भाई मैंने देखिए इतने बड़े साहित्यकार को अपने यहाँ रख लिया, मैंने उसको काम दिया है, हमारे यहाँ तनख्वाह देने से उसकी रोटी चल रही है। आचार्य चतुर्सेन भी लोग बताते हैं, या वो खुद कहते थे कि हमारे यहाँ रहे हैं। अब वो कितने दिन वहां रहे होंगे लखनऊ में, हमें नहीं लगता कि ज्यादा दिन रहे होंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुद्दर राजसक के नाना थे आचार्य चतुर्सेन। तो लेकिन बाद में दिल्ली उल्ली चले गए और जगह रहे वो, और उन्होंने कितना लिखा पढ़ा है वो तो हिंदी साहित्य में सारे लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे चतुर्सेन अगर आपके यहाँ महीने 2 महीने रह गए तो हालांकि प्रेमचंद की कई रचनाएं जैसे दीक्षा कहानी वगैरह वहीं छपी थी। माधुरी में, जी। हाँ, तो देखिए उस समय प्रेमचंद को छापना तो किसी पत्रिका के लिए मतलब बड़ी बात होती थी, इसलिए कि उनके जैसा मतलब बड़ा लेखक हिंदी में कहानी उपन्यास में तो नहीं था। बहुत सारे नाम थे और लोग छपते थे, लेकिन प्रेमचंद अगर आ गए हैं और किसी की रचना छप रही है तो प्रेमचंद तो पहले छपते थे। तो इसलिए प्रेमचंद को तो छपना ही छपना था। मगर वो दुलालाल भार्गव की वजह से छपे ऐसा नहीं है, वो अपनी मतलब रचना के दम पर वही नहीं जहां भी छपे हैं। क्योंकि देखिए प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में क्यों आए हैं, उर्दू में उस समय पैसा
पहले थोड़ा मिलता भी था, बाद में पैसा मिलना कम हो गया, इसलिए कि उर्दू की किताबें कम बिकने लगी। हिंदी में उस समय पत्र पत्रिकाओं ने पैसा देना शुरू किया था, तो हिंदी में पैसा मिल रहा था, और प्रेमचंद को लेखन से पैसा भी चाहिए था, तो इसलिए प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए। हालांकि उर्दू से हिंदी में आने में लंबा समय लगा, और जो उनके जिन मतलब मूल रूप से उर्दू में लिखे उपन्यासों का, कहानियों का हिंदी में हमको रूपांतर मिलता है, वो ज्यादातर उनका किया हुआ नहीं है। वो कौन हजगामी थे, उनके फतेहपुर के, नाम भूल रहा हूँ, ज्यादातर उनका किया हुआ है। ऐसे एक दो लोग और थे जिनसे अपना उर्दू में लिखा हुआ हिंदी में कराते थे वो, और कोशिश ये करते थे कि भैया भाषा जो हमारी हिंदी में जैसी भी बन रही है, इसी के आसपास की भाषा हो। उसके बावजूद प्रेमचंद मतलब सबसे ज्यादा छपते थे, उनको उनके पास डिमांड रहती थी। तो प्रेमचंद तो अपने क्रेडिट पर छपते रहे हैं ये उसको। प्रेमचंद भी तो खैर वहां काम ही करते, जयशंकर प्रसाद भी खूब छपते रहे वहां। हाँ, नहीं, पर ये देखिए, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग अपने लेखन के बल पर छपे हैं। वो किसी संपादक या किसी प्रकाशक या और किसी के चलते नहीं छपे हैं। और प्रसाद जी तो देखिए, कम लोग जानते हैं कि बनारस में के दोनों लोग थे, और हंस छपने के एक जैसे आध डेढ़ देखिए साल। कि एक अंक में वहां पर महिला मनोरंजन एक जी अंक जी में जी। निकला है, जापान की स्त्रियां और शुद्ध वायु, इस हाँ सब की हाँ हाँ। चिंता भी थी, हुआ करती थी। जी जी जी। नहीं तो देखिए, पत्रिकाएं तो जो निकलती थी उस समय ना, वो बहुत सारे स्तंभ होते थे। तो बहुत बार होता था कि मतलब कोई संपादक अगर है तो खुद लिखता था, नहीं तो किसी से लिखा लेता था, और अपना नाम नहीं देता है तो बगैर नाम के छपता था। तो स्तंभ तो देखिए, आप भी संपादक पत्रिका के रहे हैं और रहेंगे भी। तो बहुत सारी जरूरत पत्रिका में, अखबार में ऐसी होती है कि कोई नहीं कर रहा है तो भैया वो पीर बाबा भिफ्तीखर होने के नाते वो संपादक को ही करना पड़ता है। एक तो एक सवाल यह उठा था वहां पर कि क्या महात्मा गांधी मुसलमान होंगे, जी। विविध विषय करके कॉलम हुआ करता था। हाँ हाँ, तो देखिए, ये तो उसमें ऐसा है एक ना। एक प्रसंग उठा था कि क्या महात्मा गांधी मुसलमान होंगे, इस तरह के। वो देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के विषय, इस तरह के विषय जो है, वो तो पत्रिकाओं की बड़ी जरूरत होती है, अखबारों की। क्योंकि गांधी जी जो है वो एक हद तक तो मुस्लिम परस्त मान सकते हैं, बाकी तो वो मतलब सनातनी हिंदू की तरह थे। और हरिजनों के मामले एक में भी जो। एक देखिए कि बूढ़े हाँ। जवान बन गए केवल जी खाने वाले खिजाब के सेवन से। जी। एक हाँ तो। एक जी। आर्टिकल देखिए कि हाँ बूढ़े हाँ हाँ। जवान बन गए, जी ये केवल खाने वाले खिजाब के सेवन से। जी मैनेजर कारखानी खर्दनी खिजाब हुक्मी सिफा लखनऊ। जी जी जी, विज्ञापन होगा ये। जी विज्ञापन। हाँ हाँ हाँ। हंसी तो का भंडार मंगाने में देरी न करें। हाँ हाँ, देखिए विज्ञापन तो देखिए ऐसा है ना, विज्ञापन कुछ शर्त होती है पत्रिका की, अखबार की। बाकी तो जो विज्ञापन वाला दे रहा है वही छापते हैं, इसलिए कि उससे पैसा मिल रहा है। प्रेमचंद जी हंस और में भी यह भी बहुत है सारे। कि कभी कभी जो जी। कवर पर जिस तरह हाँ से यहाँ मतवाला में सुनते हैं कि कवर पर जो है वो जहां से मतवाला से निराला बने थे हाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उसी जी तरह से माधुरी के पहले मैंने पेज पर जो है जी। जयशंकर प्रसाद की कविताएं भी छपा करती थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मैंने बहुत सारी पत्रिकाएं देखी हैं कि जिसमें सरस्वती में कि पहले किसी न किसी कवि की, प्रतिष्ठित कवि की कविता छपती थी, और कोशिश ये होती थी कि वो कविता उसी एक पेज पर खत्म हो जाए, आगे न जाए, ताकि पेज का लेआउट बढ़िया बना रहे और पहला पेज बहुत अच्छा दिखाई पड़े। तो ये तो रहा है। लेकिन ये है कि जैसे आपने विज्ञापन का जिक्र किया ना, इस तरह का विज्ञापन उपन्यास सम्राट शब्द के साथ में सरस्वती प्रेस के प्रकाशनों को लेकर के प्रेमचंद की किताबों के बारे में छपा है।
तो मैं तो लखनऊ में होता तो आप वो उसकी बाकायदे फोटो भेज देता, सुल्तानपुर में हूँ तो नहीं भेज पा रहा हूँ मैं। लेकिन वो इसलिए हम उस पर कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं खड़ा करना उचित समझते हैं कि प्रेमचंद ने कितना घाटा सहा है हंस निकाल करके, और बीच में जागरण भी निकाला उन्होंने, और उससे कभी उबर नहीं पाए घाटे से। फिल्म में गए, कुछ पैसा कमा करके आए, और अंत में देखिए जब भारतीय साहित्य परिषद के पास बाकायदे एग्रीमेंट के साथ में गया है हंस, और जब 1000 की जमानत मांगी गई जुलाई 1936 के अंक में सेठ गोविंद दास के छपे एकांकी पर, तो गांधी जी ने तो कह दिया भाई पत्रिका तो प्रेमचंद की है, हम जमानत क्यों दें। तो प्रेमचंद ने कहा हमने भाई बाकायदे पत्रिका भारतीय साहित्य परिषद को दे दी है, जमानत वो दे, नहीं तो हम तो नहीं देंगे। और नहीं देते वो। अगर बीमारी में इलाज कराने के बाद लखनऊ से वो बनारस जा करके पत्नी के साथ, मुझे लगता है कि अंतिम फैसला हुआ होगा, सहमति नहीं होती तो 1000 रुपए प्रेमचंद जमानत के नहीं जमा करते। इसलिए कि प्रेमचंद ने हंस को निकाला था, अपना बच्चा, अपनी संतान, अपनी चीज जो है वो क्या होती है वो वही समझता है। तो 1000 रुपए दे करके, वरना तो 20वीं सदी नाम से पत्रिका निकालना तय कर लिया था उन्होंने। और 20वीं शिलाजीत सदी के भी विज्ञापन उस समय आप देख सकते हैं, जी, शिलाजीत के भी विज्ञापन उस समय हाँ छपा छपते थे करते थे। जी। जी। तो देखिए वो तो देखिए ऐसा है ना कि हम लोग देखें अगर तो आजकल के बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाओं में अब तो नहीं दिखेंगे, इसलिए कि उतना अब नहीं है, लेकिन मतलब ये कि 60 70 80 के बीच में इस तरह के विज्ञापन बहुत सारी पत्रिकाओं में छपते थे साहित्यिक। तो इसलिए कि देखिए जो आज की लेखक, तारीख में अब आज के समय में भार्गव जी को और उनके पूरे योगदान को, दुलालेलाल भार्गव को कैसे याद किया जाओ। प्रेमचंद को उन्होंने संपादक नहीं बनाया, जी यह भी एक जो है वो आश्चर्य का विषय है। हाँ, नहीं तो उसमें तो देखिए ऐसा है लगता है कि कि प्रेमचंद वहां नौकरी ही करने गए ही थे। नहीं, उस समय देखिए मजबूरी थी। प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी 20 साल की छोड़ दी थी, और लगभग 3 4 5 महीने वो नौकरी छोड़ने के बाद गोरखपुर से लेकर के और बनारस तक कई जगह रहे, काशी विद्यापीठ में रहे, आज में रहे, और जो इनका कौन मंडल करके प्रकाशन है ना आज वालों का, उसमें रहे, मर्यादा के संपादक रहे, इसलिए कि संपूर्णानंद जेल चले गए थे। पर कहीं से उनको इतना नहीं मिला कि खुद और अपने बच्चों का उस पैसे से अच्छे से, मतलब ये है कि परिवार चला सकें। वो तो विद्यार्थी जी की भूमिका थी कि उनको मारवाड़ी स्कूल कानपुर में प्रधान अध्यापक की नौकरी मिल गई, और वहां भी मारवाड़ियों से नहीं पटी उनकी। तो प्रेमचंद देखिए लिखने पढ़ने वाले आदमी थे, और लेखन का नुकसान हो, पैसा भी न मिले, तो वो कहीं भी नहीं टिके हैं। इसीलिए दुलालाल भार्गव के यहाँ भी नहीं टिके वो। तो 10 महीने बिता करके और चले आए वो बनारस, और वहीं से पत्राचार किया, दुलालाल भार्गव से बात बन गई तो चले गए। न बात बनी होती और उनको इनके स्वभाव का पता होता शायद, वो भी जानते थे कि भाई दुलालाल भार्गव है, गंगा पुस्तक माला है तो अच्छा है, यही मान करके गए होंगे। लेकिन व्यवहार में जब देखा उन्होंने तो जाहिर है उनको निराशा हुई, तो छोड़ करके चले आए वो। और हो सकता है कि मतलब उसको, नाराजगी को थोड़ा कम करने के लिए दुलालाल भार्गव ने रंगभूमि का पूरी कॉपीराइट लेकर के एक मुश्त पैसा दे करके छापना जो है इसलिए भी स्वीकार किया हो। हालांकि इसके बारे में मतलब हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस नाराजगी को शायद दुलालाल भार्गव ने किसी हद तक कम किया। और शिवपूजन साहब तो देखिए मैंने बताया ना, मतवाला मंडल एक समय के बाद बिखरने लगा था, लेकिन एक उसके, इनकी किताब है हाँ श्रीयुत मिश्र बंधु, संपादक पंडित दुलालेलाल भार्गव, माधुरी संपादक, जी गंगा पुस्तकालय। हाँ। एक तो इनकी ये, किताब है श्रीयुत मिश्र बंधु। हाँ मिश्र बंध की है, लेकिन इतनी पुरानी किताब है। देखिए दुलालेलाल भार्गव पर अभी मैं बात कर रहा था जयंत त्रिपाठी के यहाँ, हालांकि उनको इस सब का ज्यादा पता नहीं है। पर अभी आते समय मैंने जब मैं घर आया हूँ तो मैंने लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक हैं, अब गुजर गए, वो नागर जी के समकालीन थे और लखनऊ कवियों में महत्वपूर्ण हैं, सुकवि मंडल में रहे हैं सनेही जी के। तो उनसे मैंने बात की कि भाई दुलालाल भार्गव के बारे में बताइए।
उनके निसंग जी के बेटे से। तो आज की पीढ़ी में मतलब 50 के ऊपर के 60-70-80 के रेंज के लोग भी आज की तारीख में दुलाराम भार्गव पर नहीं बता सकते हैं। और जो आप बता रहे हैं ना, तो ये तो दुलाराम भार्गव ने मेरे ख्याल से लिखाया होगा मिश्र बंधुओं से। ये तो मिश्र बंधुओं के आखिरी दौर की किताब हमें लगती है कि मेरे बारे में कहीं कुछ लिखा पढ़ा रह जाए। तो इसलिए, और अभी मैं गया था तो जगपत सिंह ने भी एक लेख लिखा है दुलाराम भार्गव पर, अब वो तुरंत हमको नहीं मिल पाया। तो लोगों ने चर्चा की है एक प्रकाशक के तौर पर, हिंदी के प्रकाशक के तौर पर। लखनऊ जो मुख्यतः उर्दू का इलाका रहा है, वहाँ हिंदी प्रकाशक के तौर पर उन्होंने प्रकाशन खड़ा किया, अच्छी किताबें, बहुत सारे लेखों को छापा। इस नाते उनकी जो भूमिका है, तो उस नाते हमको याद करना चाहिए। बाकी उनके स्वभाव के नाते उनकी इंफीरियरिटी या दूसरे कारणों से मतलब हम लोग बात करके किसी नतीजे पर नहीं तो हम लोग पहुंचेंगे। आगे भी उन पर जितना हाँ, हम संभव लोग होगा आगे बात विचार, हम करेंगे कम से कम और हम मैं लोग कोशिश याद तो, करूंगा कि और चीजें जुटा लूं। कम से तो कम देखिए, हम लोग उनको याद तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो। हम बिल्कुल याद कर सकते हैं और याद करना चाहिए। जी, तो आपने समय हाँ, निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका भी कि आपने मुझको इसके लिए किसी योग्य समझा। वरना तो मतलब ये कि कहाँ आज पुराने लोगों को कौन याद करता है। नहीं, जी, याद करना जरूरी है, परंपरा को जरूरी है। समझना और बचाना, और उससे हमारी अगर कुछ सीख हम मिलती उनकी है विरासत तो हैं। बहुत जरूरी है। हम उनकी विरासत हैं। जी। और उस विरासत को, उस धरोहर को तो हम लोग किसी तरह अगर याद करके जैसे भी सामने ला सके, तो बस हमारी यही समझिए कि एक अपने समय की भूमिका है। जैसे कितने समय के लिए ही अगर ठौर ठिकाना मिला, उसमें प्रेमचंद रहे हों या रूपनारायण पांडे जी रहे हाँ, हों हाँ, या हाँ। फिर निराला जी रहे हों, जी, जी, जी। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ उनके अंदर खूबियां भी रही होंगी। हाँ, हाँ, हाँ। खामियां तो ठीक है कि वो अंतिम समय तक साइकिल से ही चला करते थे, नहीं, चाहते अंतिम तो। समय को थोड़ा छोड़ दें तो साइकिल चलते मैंने देखा है उनको। जी, तो हाँ, चाहते तो उस हस्ती के 75 के आसपास की हस्ती में कार से तो चल ही सकते हाँ, थे, कार अगर से चल सकते कि इतने पैसे तो थे उनके पास। तो अगर साइकिल से चलना कहीं उनके इस मिजाज को भी दिखाता है कि वो लेखनी को, साहित्य को, संवाद को, या फिर उन अक्षरों की गरिमा और महिमा को भी गरिमा को समझते वो थे। पहचानते थे और उसके आसपास रहना चाहते थे। जी, जी। हाँ, नमस्कार, ये नमस्कार। तो नमस्कार।